सो विल स्टार्ट डिले इन स्पीच होता क्या है. सो सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज स्पीच डिले. आई होप आप सारे देख सकते हैं. अच्छा, जब हम स्पीच की बात अगर आप इसको वो कर देना, मैक्सिमाइज कर दें स्क्रीन को, तो फिर आपकी स्क्रीन मैंने कर दिया. देखिए आप सही है. अभी तक डिस्प्ले नहीं हुई, मेरे पास तो नहीं डिस्प्ले हुई. मैंने कर दिया है. आई थिंक हो जाएगी. थोड़ा स्लो होता है तो अगर आप स्क्रीन को दोबारा क्लोज करके दोबारा से शेयर करें, शायद उस वक्त फिर. हाँ अब चलें, आप दोबारा से शेयर करें. ठीक है. सही है. हाँ जी, मगर स्क्रीन छोटी है, आप इसको मैक्सिमाइज नहीं कर मैंने मैक्सिमाइज कर दिया. वो एक आध मिनट लगता है. ठीक है वो भी हो जाएगा जी. ओके. अच्छा, हम जब स्पीच की बात करते हैं या लैंग्वेज की बात करते हैं तो जनरली स्पीकिंग हम स्पीच को एज मदर समझते हैं कि स्पीच इज समथिंग कि बच्चा बोलना स्टार्ट हो गया. लेकिन अगर हम अपनी थ्योरीज में जाएं, रिसर्च में जाएं, या हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें स्पीच डिले है क्या, तो स्पीच राइट उस टाइम से शुरू हो जाती है जब एक बच्चा कू करना शुरू करता है या बैबलिंग स्टार्ट करता है. जो वो बिल्कुल छोटी छोटी साउंड्स निकालना शुरू करता है उसको भी हम स्पीच में कंसिडर करते हैं. बिकॉज जब हम हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं बच्चे की किसी भी स्पीच डिले से, तो हम सबसे पहले इसी चीज को कंसिडरेशन में रखते हैं कि उसने टाइम पे कूइंग और बैबलिंग स्टार्ट की थी कि नहीं की थी. स्टार्ट कूइंग से होता है, फिर मंथ्स जैसे जैसे गुजरना शुरू हो जाते हैं तो बच्चा अपनी जुबान में जो एक जो उसे मदर्स को समझ आ रही होती है या वो किसी और को समझ नहीं आ रही होती, वो अपनी जुबान में कुछ भी बोलना स्टार्ट करता है. उसको भी हम मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है, हम उसको कंसिडर स्पीच में करते हैं. और फिर जब तक वो एक अंडरस्टैंडेबल वर्ड तक जाता है उस सबको हम द प्रोसेस ऑफ स्पीच ही कहते हैं. ठीक है. स्पीच डिले हम कब कहते हैं कि कुछ स्पीच डिले है, वो उस वक्त समझा जाता है स्पीच डिले जब हमें लगता है कि जो उसके टिपिकल माइलस्टोन्स थे जिसमें उसने कूइंग स्टार्ट करनी थी या उसने बैबलिंग स्टार्ट करनी थी, जैसे 3 मंथ्स में स्टार्ट करनी थी कूइंग या 6 मंथ्स में उसने बैबलिंग स्टार्ट करनी थी, अगर हमें लगेगा कि ये सब चीजें टाइम पे नहीं हो रही और वो माइलस्टोन्स अपने नहीं अचीव करा टाइम पे, तो हम इसको स्पीच डिले कहेंगे. ठीक है. अच्छा, हर बच्चे की बेसिकली अपनी टाइमलाइन होती है. हम कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं फॉलो करते कि हम कहें कि बस 3 मंथ्स में इसने नहीं किया तो ये स्पीच डिले ही है. बट हम सारे माइलस्टोन्स को कंसिडर करते हैं अप टिल 2 इयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर कि क्या ये स्पीच डिले है या नहीं है. अच्छा, उसके बाद सॉरी. अच्छा, इसलिए हमें जो कन्वर्सेशन जो बच्चा कर रहा होता है वो मीनिंगफुल हो या ना हो, हमें बस उसका एक रिकॉर्ड रखना है या हमें उसको बस एक गो थ्रू करना है कि हमें आइडिया हो कि क्या उसकी हर चीज टाइम पे थी कि नहीं थी. जरूरी नहीं है जो कोइंग लेट करेगा वो बाद में, इट्स नॉट वेरी नेसेसरी कि वो बाद में स्पीच भी उसकी डिले होगी. इट टोटली डिपेंड्स उसके बाद. लेकिन यूजुअली बच्चे जब आपको आइडिया हो जाता है कि कूइंग बहुत लेट है, सो दे स्टार्ट कूइंग एट मे बी 9 मंथ्स, तो आपको आइडिया हो जाता है कि देयर इज सम स्पीच डिले. अब स्पीच डिले के साइंस क्या है, हमें कैसे पता चले कि स्पीच डिले है, और हाउ कैन वी एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कि अच्छा कूइंग तो इसने नहीं की लेकिन हाउ वुड आई नो इस सर्टेन एज पे कि ये स्पीच डिले है. अच्छा, सबसे पहले the child is of 2 years of age और उसके पास at least 25 years उसकी 25 words उसकी vocabulary में होने चाहिए. So that those words could be anything, mama, baba, पानी, car, truck, anything. लेकिन एटलीस्ट 25 वर्ड्स उसके पास होने चाहिए वोकैबुलरी में. लेकिन अगर उसके पास वो 25 वर्ड्स एट 2 years ऑफ एज नहीं है तो वील कॉल इट स्पीच डिले. फिर येट अगेन, अगर वो 2.5 साल का बच्चा हो गया और वो 2 वर्ड्स को कंबाइन नहीं कर रहा, लेट्स सपोज वी कैन, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, लाइक बच्चा नहीं कह रहा कि दे दो, जानना है, या इस तरह के 2 वर्ड्स नहीं कंबाइन कर रहा, तो वी कैन से कि प्रोबेबली इट्स लीडिंग टू स्पीच डिले. 3 years की एज में कम से कम उसके पास 200 वर्ड्स होने चाहिए फॉर देयर वोकैबुलरी. लेकिन अगर वो उसके पास नहीं है, देन अगेन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. ठीक है. अच्छा, अब अगर बच्चे के साथ यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चा 2.5 साल का है, वो बच्चा बोल तो रहा है वर्ड्स, लाइक उसने स्पेसिफिकली कार के लिए एक्स्ट्रा नाम रखा हुआ है, या लाइक सपोज पानी के लिए मम कह रहा है और सिर्फ मदर को समझ आ रही है, मे बी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, लेकिन एटलीस्ट द बच्चा इज ट्राइंग, तो वी कैन नॉट इंक्लूड इट इन के नहीं स्पीच डिले है. द चाइल्ड इज ट्राइंग
एंड वो कोशिश कर रहा है वो वर्ड्स देने की, नाम देने की अपनी मर्जी के बेशक, लेकिन एटलीस्ट द चाइल्ड इज ट्राइंग। तो हम कह सकते हैं कि स्पीच डिले में नहीं आता, लेकिन अगर उसके पास वर्ड्स है ही नहीं और वो यूज ही नहीं कर रहा, एंड देयर इज नो सर्टेन, सारे या तो बिल्कुल ही अपनी मर्जी के वर्ड्स हैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो रियलिटी के करीब हो, या इवन अगर आप उसको बताएं तो वो मिमिक ना करे उस वर्ड को, देन देयर इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको लगे कि आप बच्चे को वर्ड बता रहे हैं बट दे आर अनएबल टू रिमेंबर द पास्ट वर्ड दैट दे हैव लर्नड, देन आल्सो वी कैन कॉल इट अ स्पीच डिले, या ये कोई अर्ली सिम्टम्स है हमारे पास, अर्ली साइंस हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि मे बी इट कैन फर्दर लीड टू स्पीच डिले। अच्छा, अब स्पीच डिले की क्या कॉजेज हो सकती हैं? ये एक जनरल कॉजेज हैं जो हम अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं या मे बी हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या पीड्स के डॉक्टर के पास जाते हैं तो दे टेल अस कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स तो नहीं है, वील चेक दी। प्रॉब्लम्स विद माउथ क्या हो सकती है? मे बी द टंग इज बिगर देन द यूजुअल साइज, मे बी द पैलेट, जो पैलेट होता है वो हमारा तालू जिसको हम कहते हैं, अगर वो पैलेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डी शेप है, तब हम कह सकते हैं। अच्छा, कोई स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है, स्पीच साउंड्स का डिसऑर्डर अलग होते हैं। अच्छा, एक लेमैन लैंग्वेज में मैं जल्दी से बता देती हूँ कि स्पीच और लैंग्वेज में फर्क क्या है। स्पीच में एवरी साउंड दैट दे मेक, आ उ ई, ये सारे स्पीच में आते हैं, वेयर एज लैंग्वेज में वर्ड्स, ठीक है, छोटे वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, ये लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है। सो स्पीच एंड लैंग्वेज उसके माइल्ड डिसऑर्डर्स है, वो साउंड, एक पर्टिकुलर साउंड नहीं निकाल सक रहा, लेट्स सपोज फ नहीं बोल सक रहा, म नहीं बोल सक रहा, या मे बी क नहीं बोल सक रहा, तो ये हम स्पीच डिसऑर्डर कहेंगे। लैंग्वेज डिसऑर्डर, वो कोई वर्ड नहीं बोल सक रहा, उसको भूल रहा है, वो दे आर स्टक ऑन सम वर्ड, स्टैमरिंग कर रहा है, ये सब हम लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में आ जाएंगे। या फिर हम चेक करेंगे कि उसका कोई हेयरिंग लॉस का प्रॉब्लम तो नहीं। सो व्हेनेवर, जब भी बच्चा आता है एक थेरेपिस्ट के पास या एक डॉक्टर के पास, तो फर्स्ट थिंग अगर वो कहते हैं, अगर कहा जा रहा है कि इसको स्पीच डिले का प्रॉब्लम है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग वील गो थ्रू इज, पहले हम उसकी माउथ की सारी शेप चेक करेंगे और फिर हम उसका हेयरिंग लॉस चेक करेंगे। सो व्हेनेवर यू सी अ स्पीच डिले इन समवन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले देख लें कि कोई हेयरिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं है तब ही हम फर्दर स्टेप पे जा सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कहीं पे भी आइडेंटिफाई करना है, आप हेयरिंग टेस्ट करवा लें। लैक ऑफ स्टिमुलेशन क्या है कि आप उसको ब कहना बता रहे हैं कि आप उसको कहें ब बोलो, बच्चे को बोल रहे हैं क्योंकि वो 3 साल का है, लेकिन बच्चा इज अनएबल टू से ब। ठीक है। फिर अगर ऑटिस्टिक है, हम ऑटिस्टिक फीचर्स चेक करेंगे, हम उसका टाइम, उसका चेकलिस्ट चेक करेंगे कि उसमें तो नहीं आ रहा, किसी स्पेक्ट्रम में तो नहीं आ रहा। फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चेक करेंगे, कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी, कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इस तरह का तो नहीं था, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज चेक करेंगे बाय द एंड। ये बिल्कुल लास्ट में हम, इट्स लाइक अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि ये हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं प्रॉब्लम्स विद माउथ तो नहीं है, हेयरिंग लॉस तो नहीं है, ये सब चेक करके एंड में हम न्यूरोलॉजिकल या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज देखते हैं, आईक्यू टेस्ट करके देखते हैं, चेक करते हैं कि वो बच्चा का हाउ गुड इज द वर्किंग ऑफ देयर ब्रेन। ठीक है। अच्छा, अब द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वांटेड टू इंक्लूड दिस बिकॉज बहुत सी मदर्स दे आस्क के बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, सो डू यू थिंक इसकी वजह से स्पीच डिले तो नहीं है? या दे ऑल्सो से कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है लेकिन आई थिंक कि बच्चा इज लर्निंग फ्रॉम दैट एज वेल, तो आपको क्या लगता है? जो अगर हम स्टडीज की बात करें, अगर हम रिसर्च की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो रिसर्च सेज कि 12 मंथ से पहले पहले जिस बच्चे ने दो घंटे से ज्यादा टीवी देखा या अम, वो देखते रहे, ज्यादा टीवी देखते रहे, तो उनको देयर मोर चांसेस कि उनको स्पीच डिले का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। सो दिस इज पर्टिनेंट टू मेंशन कि वी नीड टू कंसिडर इट। हम देखेंगे कि स्पीच में स्पीच डिले है तो स्क्रीन टाइम कितना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑल्सो उनसे कंफर्म करें कि स्क्रीन टाइम एक दिन में कितने घंटे है। ठीक है। अच्छा, जिन जिन बच्चों का यूजुअली देखा गया है रिसर्च के अकॉर्डिंगली, जिन जिन बच्चों का देखा गया है कि स्पीच डिले है, समहाउ और अनदर उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है। सो पेरेंट्स माइट से कि हम इसको दे देते हैं, वी गिव द चाइल्ड अ गैजेट, या हम टीवी लगा देते हैं या हम उसको कोई आईपैड पे कोई कार्टून्स लगा देते हैं जब जब उसने खाना खाना होता है, देन इट प्रोलॉन्ग्स, वो इतना लंबा हो जाता है कि 2 घंटे गुजर जाते हैं। फिर वो रात को भी खाने के वक्त खाता है, सुबह के वक्त भी, दिन के वक्त भी, तो ना करते भी 6 से 7 घंटे वो एक दिन में यूज कर रहे टीवी।
ऐसे बच्चों के बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो स्पीच के लिए उनका प्रॉब्लम आएगा। सो अमेरिकन एसोसिएशन ने स्पेशली इस बात पे फोकस किया था कि स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए बच्चों का 18 टू 24 मंथ्स में, जब तक वो हो जाते हैं तब तक, क्योंकि अगर 18 टू 24 मंथ्स उनकी एक माइलस्टोन अचीव करने की आइडियल एज है, जिसमें उनका चलना, उनका बैठना, उनका स्पीच, उनकी एवरीथिंग इज लिंक्ड। तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है तो देयर आर चांसेस कि उनकी स्पीच बहुत डिलेड होगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कहें कि नहीं, आई रियली वांट द चाइल्ड कि वो बहुत ज़्यादा बीच में कोई एक्टिविटी होनी चाहिए उसकी, सो इफ़ वी वांट तो हम कह सकते हैं कि आप चलें कोई इंटरैक्टिव शोज उसको लगा दें। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन सिर्फ इसीलिए किए हैं ये शोज कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा है कि येस आई वांट द चाइल्ड टू वॉच इट, तो ये वाले दिखाएं। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी इंटरैक्टिव। सो दीज आर सम ऑफ द टीवी शोज, यू कैन गो थ्रू देम। ये जो हम कह सकते हैं कि चलें ठीक है, ये रिकमेंडेशंस है, अगर आपने दिखाना ही है तो ये वाले दिखाएं। वैसे इट्स नॉट कि आप सुमैया, साथ। जी जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी जो स्लाइड्स है वो आगे नहीं जा रही। अच्छा, स्टिल नहीं जा रही? अभी सेकंड स्लाइड पे ही है स्क्रीन पे। अच्छा चलें, अब देखिए अब अगर जाती है, क्योंकि आई डोंट नो, शायद इट्स अ बिट स्लोअर। अभी अ, हो गई है, स्क्रीन मैक्सिमाइज हो गई है? नहीं अभी नहीं हुई, मैक्सिमाइज भी नहीं हुई। मैं ओपन कर लूं अपनी तरफ से? हाँ 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 हाँ, बेशक आप कर लीजिए। चलें, मैं आपको हाँ, बताती हूँ स्लाइड कौन सी। ठीक है, आप कंटिन्यू करें, मैं ओपन करती हूँ तो फिर मैं आपको अच्छा, बताऊँ। सो सम ऑफ द टीवी शोज मैंने लिस्ट डाउन किए हैं जो इंटरैक्टिव हैं, और व्हाई दे आर, इट्स नॉट कि आप इन शोज को लगा के आप 8 घंटे दे सकते हैं बच्चे को स्क्रीन टाइम। आपने लिमिट तो करना ही है स्क्रीन टाइम, लेकिन ये कुछ ऐसे शोज हैं जो ईजियर टू इंटरैक्ट विद, सो बच्चा, बिकॉज दे कीप आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द चाइल्ड एज वेल। सो अगर हम कहें कि चलो ठीक है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं एंड फॉर 1 hour मे बी, तो फिर भी वी कैन काउंट ऑन देम, लेकिन अदरवाइज इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम रखें। अच्छा, अब डायग्नोसिस ऑफ अ स्पीच डिले, हम अगर लेट्स सपोज वी सी कि देयर इज सम स्पीच डिले, हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, हमने देख लिया कि आप आई थिंक 6 स्लाइड और सो, ये वाले इंटरैक्टिव शोज हैं जिनका आई वाज टेलिंग। तो ये कुछ इंटरैक्टिव शोज हैं दैट यू कैन गो अबाउट। इट्स नेक्स्ट वाली पे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि अगर लेट्स सपोज हमें पता चल गया कि देयर इज अ बिट ऑफ प्रॉब्लम या देयर इज अ बिट ऑफ डिले इन स्पीच, हमने ये देख लिया कि बच्चे में डिले है, सो व्हाट कैन वी डू कि हम उसको डायग्नोज करें? सबसे पहले तो वील गो टू अ डॉक्टर एंड वी माइट टेल देम कि देखें, हमें ये लग रहा है प्रॉब्लम कि ये स्पीच डिले है, सो मे बी 2 साल का हो गया है, इसकी वोकैबुलरी में कोई वर्ड्स नहीं है, ही ट्राइज टू बी म्यूट, या बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, या बहुत कम साउंड निकालता है, एंड ही पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट कर रहा है लेकिन बोल नहीं रहा, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कम है उसकी। सो हम करेंगे क्या कि पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे एंड देन हम उनको पूरा एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बताएंगे कि इसने बैबलिंग इस एज में शुरू कर दी थी, इसने बैठना इस एज में शुरू कर दिया था, इसने वॉक इस एज में शुरू किया था। ठीक है, वो द डॉक्टर व्हाट ही इज गोइंग टू डू इज दैट वो आपकी चाय, सबसे पहले आपकी माउथ चेक करेंगे, माउथ चेक करेंगे टू सी के टीथ डिफॉर्म्ड तो नहीं है, पैलेट जो हमारा तालू है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। दिल ऑल्सो चेक आपकी पीछे हलक की तरफ के कोई चीज वहां पे कुछ ऐसी प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई टंग में मसला तो नहीं है, बहुत छोटी या बहुत बड़ी टंग तो नहीं है। सो वो ये सब कुछ देखेंगे। आफ्टर लुकिंग एट, सबसे पहले तो वो ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज देखेंगे कि स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वंस दे गो थ्रू, जब उनको पता चल जाएगा कि ठीक है माउथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और टंग में, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है, सो देन दे से कि जो बच्चा है उसकी हेयरिंग चेक की जाए। अच्छा, देयर आर पेरेंट्स हु कम एंड दे कंप्लेन कि हम श्योर हैं कि हेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं है। व्हाई वी आर श्योर? बिकॉज व्हेन वी कॉल देम सो ही डज रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड करता है, तो हमें पता है कि हेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं है। सो नहीं, फिर भी हेयरिंग टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज हेयरिंग टेस्ट अक्सर ऐसा होता है कि आप बच्चे को सुनाई तो दे देता है, उसका अपना नाम सुनाई दे देता है,
लेकिन जो स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स हैं वो उसको सुनाई नहीं देते, मे बी देयर इज माँ जो वो ना अंडरस्टैंड कर सकता हो या ना सुन सकता हो, तो वो डीबीज पे डिपेंड करता है। यू नीड टू विजिट एन ऑडियोलॉजिस्ट ताकि वो आपका डिटेल चेकअप करे, आपकी हेयरिंग चेक करे, टू सी कि हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है या हेयरिंग इज फाइन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्पीच डिले को आइडेंटिफाई करने से पहले सबसे पहले हेयरिंग टेस्ट करवा लें ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके। उसके बाद आपकी इनिशियल फाइंडिंग्स जब, अगर लेट्स सपोज द डॉक्टर गोज थ्रू योर इनिशियल फाइंडिंग्स और उसको पता चल जाता है माउथ की कोई लेट्स सपोज टीथ डिफॉर्मिटीज हैं तो वो आपको डेंटिस्ट को रेफर कर देगा, पैलेट की डिफॉर्मिटीज हैं तो वो भी आपको डेंटिस्ट को, ईएनटी स्पेशलिस्ट या डेंटिस्ट को रेफर कर देगा। देन अगर उनको लगता है कि नहीं टंग में मसला है, देन ऑल्सो दे रेफर इट, लेकिन उधर ही दे फिगर आउट कि अच्छा हेयरिंग टेस्ट करवा लिया, प्रॉब्लम नहीं था, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज में मसला नहीं है, देन दे सेंड यू टू अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, वंस यू गो टू अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, वो करते गए हैं कि आपका एक डिटेल चेकअप वो भी करेगा, तो वो भी आपका पैलेट, आपकी टंग, बच्चे की सारी गो थ्रू करेगा, ठीक है। और उसके बाद they'll have a quick hearing test, not ऑडियोलॉजिस्ट की तरह, जाहिर है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट नहीं कर सकता टेस्ट, हेयरिंग टेस्ट, लेकिन वो अपने तौर पे एक हेयरिंग टेस्ट करेंगे टू चेक कि कितनी साउंड्स और कितना डिस्क्रिमिनेट कर सकता है बच्चा साउंड्स में। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जब साउंड्स या हेयरिंग टेस्ट अगर आप एक एज अ मदर घर पे करना चाह रहे हैं तो आप छोटी सी छोटी साउंड को चेक कर लें, मे बी दरवाजा क्लोजिंग पे वो रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता, हल्के से क्लैप पे रिस्पॉन्ड करता है बच्चा या नहीं करता। ये एक चंद चीजें हैं जिनको हम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स रिकमेंडेड कि अगर आपको लग भी रहा है कि नहीं नहीं जब मैं आवाज देती हूँ बच्चे को तो वो आवाज सुन लेता है, लेकिन फिर भी हेयरिंग टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। सो ये इस तरह के कुछ चीजें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी चेक करेगा टू सी कि देयर इज एवरीथिंग इज ओके इन हेयरिंग और नॉट। लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी लगेगा कि हेयरिंग का प्रॉब्लम लग रहा है तो दिल रेफर यू अगेन टू एन ऑडियोलॉजिस्ट, और फिर वो आपसे कहेगा कि आप वो ऑडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट लाके मुझसे शेयर करें ताकि वी कैन सी कि किस साउंड्स पे हमने पहले काम करना है और किस तरह वी हैव टू गो अबाउट इट। स्पीच डिले में एंड लैंग्वेज स्पीच डिले में अगर आपको यू गो टू अ डॉक्टर और मे बी अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड दे फिगर आउट कि देयर मस्ट बी अ न्यूरोलॉजिकल कॉज जिसके इसके पीछे स्पीच लैंग्वेज डिले के पीछे, तो फिर दे ऑल्सो रेफर यू टू अ न्यूरोलॉजिस्ट। एंड उसके अलावा अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, कोई ऐसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या कोई ऐसा बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं टू सी इफ देयर इज एनी अदर कंसर्न। बट मेनली अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इज द वन हु इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, इवन इफ हेयरिंग का मसला है, इवन इफ और कोई भी मसला है, तो एट द बाय द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू विजिट अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट फॉर दैट पर्पस। नेक्स्ट स्लाइड पे चल जाते हैं। अच्छा, अब अगर हमें पता चल गया कि स्पीच डिले है, तो ये 3 चीजें जो हम कर सकते हैं, एक थेरेपी लेना इज इम्पॉर्टेंट, इंटरवेंशन सर्विसेज ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मे बी या अदर सर्विसेज आर इम्पॉर्टेंट कि जल्दी से जल्दी हम उसको इंक्लूड कर सकें। जितना स्पीच डिले में डिले किया जाता है थेरेपी के लिए, उतना ही इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, इट कैन बी वेरी चैलेंजिंग थेरेपिस्ट के लिए कि वो उसको जितना जल्दी हम इसको आइडेंटिफाई करके उसको हम थेरेपी करवाना शुरू कर दें, उतना ईजियर द चाइल्ड के लिए भी इट्स ईजियर टू ग्रास्प इट। फिर उसके बाद अगर हमें लगता है कि नहीं दे ऑल्सो हैव अ हेयरिंग प्रॉब्लम, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस कॉज को पहले ट्रीट करें। तो पहले हम विल गो फॉर अ हेयरिंग एड में भी, और या हम चेक करेंगे कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। कॉकलियर इम्प्लांट हो जाता है बच्चों का, यूजुअली कॉकलियर में मसला होता है, तो तब वी गो फॉर दोज थिंग्स। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इम्प्लांट करवाते हैं, हेयरिंग एड लगवाते हैं, या स्पीच डिले में आपको लग गया कि ठीक है पैलेट को हमने सही करना है, सबके बाद यू विल हैव टू कम टू अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ताकि फिर वो बच्चे की डिले पे काम करना स्टार्ट करे। थेरेपी प्रोवाइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन राइट टाइम। सो येट अगेन जितना लेट करेंगे उतना इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग फॉर द चाइल्ड एज वेल एज द थेरेपिस्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एज ए पेरेंट अगर हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम स्पीच डिले हमने देख लिया कि है, थेरेपिस्ट इज वर्किंग
अगर आप थेरेपी भी करवाने लगेंगे तो आपकी थेरेपी इज यूजुअली फॉर 30 to 40 मिनट्स, ठीक है, वो तो हमने करवा ली, ठीक है, वी आर गोइंग फॉर अ थेरेपी। लेकिन एज अ पेरेंट व्हाट कैन यू डू टू फिक्स दीज प्रॉब्लम्स? आप क्या कर सकते हैं अपने तौर पे, ताकि आप उस चीज पे काम करना स्टार्ट करें? सबसे पहले आप बात करना शुरू करें बच्चे से, बेशक वो आपको रिस्पॉन्ड करे ना करे, बट यू हैव टू कम्युनिकेट टू देम। सो आप उनको बताएं कि आप क्या करें। लेट्स सपोज यू आर कुकिंग फूड, सो आप कह सकते हैं कि look, I'm cooking food for you, I'm making dinner, या I am making lunch। तो आप उनको बताएं कि what am I doing, so this way they'll get an idea, ठीक है। उसके बाद all gestures and pointing on objects like go bring the ball, ये it's very important। so sometimes hearing का अगर problem होगा भी तो बच्चा cannot maybe understand what you're saying, लेकिन वो आपकी gestures देख के समझ जाएगा कि वो क्या आप what are you talking about, what are you trying to say। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बच्चे से बात करें तो आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को भी अकॉर्डिंगली डील करें, ताकि वो भी समझ सके कि व्हाट इज द पेरेंट रिक्वायरिंग, क्या मांग क्या रहा है वो। सो आप उसको पॉइंट करके पहली बात बताएं कि दिस इज अ टॉय, दीज आर योर आईज, नोज, एंड देन यू आल्सो टेल देम अबाउट थिंग्स के दिस इज हाउ वी। आप उसको बताना शुरू करें कि ठीक है ये टीवी है, मे बी these are blocks, and keep repeating them, ठीक है। आपने एक दफा बता दिया these are blocks, that's not enough। आप every day जब आप खेलना स्टार्ट करें let's suppose blocks से, तो आप उसको बताएंगे बच्चे को कि these are blocks, these are blocks, so you try to tell them again and again। उसकी वजह ये है कि अगर इवन उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में प्रॉब्लम है बच्चे के, लेकिन रिसेप्टिवली वो भी लैंग्वेज का पार्ट है, तो वो रिसेप्टिवली अंडरस्टैंड कर जाता है कि ठीक है these are blocks, ठीक है। सो वंस यू आस्क देम कि गो ब्रिंग योर ब्लॉक्स, तो द चाइल्ड विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ये ब्लॉक्स है, ठीक है। उसके बाद जो हम छोटी छोटी पोएम्स होती हैं, यू कीप रीडिंग दोज, सिंग सिंपल सॉन्ग्स टू देम। सो सिंपल सॉन्ग्स को आपने लेट्स सपोज हम एक ले लेते हैं कि व्हील्स ऑन द बस, बच्चे के साथ हम 10 दिनों के लिए वी आर कंटिन्यूसली सिंगिंग देम विद द चाइल्ड। फिर आप कोशिश करें कि आप रुक जाएं पॉइंट पे, लाइक लेट्स सपोज यू से व्हील्स ऑन द बस गो एंड यू स्टॉप एंड यू सी कि बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेट देम, गिव देम दैट स्पेस, दैट मार्जिन कि वो आगे से रिप्लाई कर सके। उसके बाद लाइक लेट्स सपोज वी कैन से व्हेन यू हैप्पी एंड यू नो इट, एंड देन आप देखें कि बच्चा क्लैप कर रहा है या नहीं कर रहा। सो यू आर गोइंग टू मेक और फोर्स द चाइल्ड कि वो थोड़ा सा बात करना स्टार्ट करे। अच्छा, जब बच्चा बैबलिंग कर रहा है या कुछ भी अपनी जुबान में बोलने की कोशिश कर रहा है, तो आपने इग्नोर नहीं करना। व्हाटएवर द चाइल्ड इज सेइंग, आप उसको फुल अटेंशन देके आप सुनेंगे कि वो क्या कहना की कोशिश कर रहे हैं, एंड शो एज इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर दे आर सेइंग। अच्छा, फिर लेट्स सपोज कोई बच्चे से आके पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, सो आप बच्चे के लिए आंसर ना करें, गिव देम स्पेस फॉर 1 मिनट और एक मिनट या 2 मिनट का टाइम दें कि वो खुद रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। डोंट आंसर फॉर देम, आप मत बताएं कि बच्चे को क्या चाहिए, लेट देम टॉक। अच्छा, उसके बाद आपको समझ आ रही है कि उसको पानी चाहिए, बच्चा बार बार पानी की तरफ देख रहा है, बट आप ये शो करें कि आपको नहीं समझ आ रही। सो गिव देम दैट मार्जिन अगेन, रूम, कि अब वो आपको बता सके कि आई वांट वाटर या पानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, व्हेनेवर बच्चा बोलता है, लेट्स सपोज कोई वर्ड को गलत बोलता है, टॉय को मोए बोल देता है, आप उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं इट्स नॉट मोए, इट्स टॉय। In fact, you say, oh, you want toy. You'll repeat that word with correct sound या correct जो way है बोलने का। अच्छा, उसके बाद जिनके साथ अच्छा है कम्युनिकेशन या उसका बॉन्डिंग है, आप उस बच्चे को बोलने दें, उसके साथ ज़्यादा बात करने की और इंटरेक्ट करने की स्पेस दें। मे बी कोई उसके साथ का सेम एज फेलो हो या मे बी कोई उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो, लेट देम इंटरेक्ट। अच्छा, आस्क देम क्वेश्चंस, 2 चॉइसेस दे सकते हैं आप बच्चे को, लाइक लेट्स सपोज क्लोथ्स में चॉइस दे सकते हैं, टॉय में चॉइस दे सकते हैं, कि 2 सामने रख के पूछें कि आपको कौन सा चाहिए। सो लेट देम talk to you about it or maybe point to you towards that specific thing. Can we go to the next slide? अच्छा, अब अगर आपको लगता है कि स्पीच डिले है, आप क्या करें? इट्स समथिंग दैट वी आई ऑलरेडी टोल्ड, लेकिन स्टिल हम एक दफ़ा फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। पहले हम स्पीच डिले के लिए हेयरिंग चेक कर लेते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज चेक कर लेंगे कि वो चला कब था,
और कोई इसमें बड़ा मसला नहीं होता, अगर कोई मसला है भी तो वी कैन ऑलवेज फिक्स दैट, ओनली थिंग इज दैट अर्ली इंटरवेंशन इज द की। आपने मेक श्योर करना है कि आपको लग गया कि बच्चा माइलस्टोन्स अचीव टाइम पे नहीं कर रहा, तो इट्स बेटर एंड इट्स गुड कि आप विदाउट डिले आप जाके कंसल्ट कर लें एक स्पीच थेरेपिस्ट से। दूसरा, जब तक आप स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करते हैं और जब तक आप उससे मशवरा लेते हैं, ये जो पिछली स्लाइड में मैंने सारे पॉइंट्स बोले, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर डूइंग एंड फॉलोइंग दोज। ऑल्सो कीप टॉकिंग टू देम, कीप रीडिंग देम स्टोरीज, शो देम पिक्चर्स, टेल देम अ स्टोरी, सिंग विद देम, एंड उनको जो जो पॉइंट्स पिछली स्लाइड में थे आपने इनकरेज करना है कि वो बात करने की कोशिश करें, वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, वो आपको अपना वर्जन बताने की कोशिश करें। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू एज अ पेरेंट, कि कैसे हम स्पीच डिले को एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज इट अबाउट द स्पीच डिले के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर हम इनको सम अप करना चाहें, सो वील जस्ट गो थ्रू के स्पीच डिले का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक माइलस्टोन था जिनको उन्होंने अचीव करना था, एक सर्टेन टाइम पे उन्होंने क्यूइंग करनी थी, बैबलिंग करनी थी, लेकिन दे वर अ बिट लेट फॉर दैट, मे बी लेट और दे हैवंट रीच्ड दैट स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है। दूसरा, हमने पहले उसकी अंडरलाइन कंडीशन चेक करनी है कि कॉज क्या हो सकती है, क्या चीज हो सकती है जिसकी वजह से स्पीच डिले है। ठीक है। उसके बाद जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सेम हो। अगर एक बच्चा आप कहते हैं कि साल में बोलना स्टार्ट हो गया और दूसरा नहीं बोल रहा, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम कहें कि स्पीच डिले है। विल गिव देम रूम, थोड़ा सा हम उसको 2 महीने 4 महीने असेस करेंगे, लेकिन ऑल्सो विल गो थ्रू अदर माइलस्टोन्स के बाकी माइलस्टोन सही थे इसके। दूसरा ये कि आप जितना जल्दी इंटरवेंशन ले लें, जितना जल्दी थेरेपीज करवाना शुरू कर दें, इट्स गुड फॉर द चाइल्ड, ताकि वो अगर स्कूलिंग स्टार्ट करता भी है 3 साल की उम्र में, तो वो लेट ना हो और वो टाइम पे ही स्टार्ट्स स्पीकिंग अप और मे बी कम्युनिकेटिंग एट दैट पॉइंट। देयर पीपल, देयर चिल्ड्रन जो बिल्कुल म्यूट होते हैं 3 साल की उम्र तक, लेकिन वंस दे स्टार्ट टेकिंग थेरेपी, they go to that level कि वो बहुत ज्यादा बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। So it's sometimes a very minor issue, बस एक quick start चाहिए होता है बच्चों को to deal with the things, और once they get that quick start, they might start speaking up. So it's never late to take the intervention, but still yet again जितना जल्दी हो it's good. I think we are done here. Questions के लिए देख लें। जी बिल्कुल, थैंक यू। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, अगर किसी ने कोई क्वेश्चंस करने हैं। वैसे तो सुमैया बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आपने सब कुछ बहुत बहुत डिटेल में और बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लिया। मगर मैं थोड़ी सी 2 टर्मिनोलॉजीज जो आपने यूज की हैं उनकी मजीद आपसे जानना चाहूंगी कि उनका क्या मतलब है। एक कोइंग और एक बैबलिंग, इनको किस तरह से डिफाइन करेंगी और इनमें क्या फर्क है? अच्छा, कूइंग और बैबलिंग। कूइंग बिल्कुल 3 मंथ्स पे जो बच्चा एक आपने देखा होगा एक साउंड निकालता है कू की टाइप की, वू ऐसे करके, दैट इज कूइंग। बैबलिंग की बात करें तो वो बब ऐसे कर रहे होते हैं, जो थोड़ी लेटर स्टेजेस में 6 मंथ्स के अराउंड या 5 मंथ्स के अराउंड करते हैं। सही। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। सो इट्स बेसिकली अ प्रोसेस, एक माइलस्टोन है जो हम कहते हैं कि 3 मंथ्स में क्यूइंग स्टार्ट कर देना चाहिए, या 2 मंथ्स में थोड़ा थोड़ा साउंड्स निकालना शुरू कर दे। सो अगर हम खुद भी बच्चे को ऑब्जर्व करें तो वो एक सर्टेन माइलस्टोन से गुजर रहा होता है, जैसे उनकी डेवलपमेंट इट डजंट स्टॉप। ठीक है, हर रोज देयर इज अ न्यू थिंग। तो इट्स जस्ट कि आपने यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि ये इसने क्यूइंग टाइम पे शुरू की कि नहीं की, इसने बैबलिंग कब स्टार्ट की। सो इवन व्हेन यू आप जब विजिट करते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को, तब वो भी यही क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं कि क्यूइंग कब स्टार्ट की, बैबलिंग कब स्टार्ट की, छोटे कोई पहला वर्ड कब बोला, पहला वर्ड क्या बोला, किस तरह बोला, वाज इट कि पहले भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा था और बोल दिया, या एकदम से एक दिन बोल दिया। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट यूजुअली अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी पूछेगा आपसे। जी ठीक।
एक फाइजा ने मेरे हाल में कोई क्वेश्चन पूछना है, और उनकी बेटी को डाउन सिंड्रोम है और वो उसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं। फाइजा, आप अपना माइक अनम्यूट करें और पूछ सकती हैं आप। फाइजा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, किचन में थे तो चूल्हा जो था उसको बंद करना था। जी, थैंक यू, आपने इतना अच्छा टाइम निकाला और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। अब मेरे ख़्याल है डायग्नोसिस में जब आप एक्सप्लेन कर रही थी तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि डायग्नोसिस से पहले रीज़न्स जो थे, तो उसमें ज़ाहिर है डाउन सिंड्रोम की वजह से क्या रीज़न्स हो सकते हैं, ये एक मैं पूछना चाही थी। और अगर डायग्नोसिस अभी तक मेरी बेटी 4 साल की हो गई है और उसको इन अर्ली इंटरवेंशन इत्तेफाक से कोरोना हुआ या डिफरेंट पैथेटिक रीजंस थे, नहीं हो सका, उसको स्पीच सपोर्ट नहीं मिली 3 साल तक, उसकी सिर्फ एक स्पीच थेरेपिस्ट से इंटरेक्शन वाली विजिट हो सकी थी, उसके बाद नहीं हुआ। लेकिन शी वाज़ वेरी ब्राइट एंड शी वाज़ मेरे ख़्याल है उसकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि वो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस की, जैसे आपको पता है कि अगर नॉर्वे में रहते हैं तो नॉर्वेजियन, उर्दू और अरबी में अगर हम दुआएँ पढ़ते हैं तो वो सब याद कर लेती थी। तो उसकी वोकैब्युलरी माशाल्लाह मुझे लगता था जैसे 2.5 साल की उम्र में 100 वर्ड्स की हो गई थी। ठीक है, ठीक है। लेकिन उसको आइडेंटिफ़ाई करके किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो वोकैब्युलरी को अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ नहीं करती। और अभी लेटेस्ट माशाल्लाह से 1 साल से तो उसकी एक स्पीच थेरेपिस्ट है और वो अब मुझे कह रही है कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, मेरा ख़्याल है इसको 2-3 जगह उसने बताई हैं, वहाँ लेके जाएँ और उससे उसका आइडेंटिफ़ाई कराएँ कि इसको लैंग्वेज का को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही। हालाँकि वो हर इंस्ट्रक्शन समझ लेती है, आप उसको बगैर इशारे के जो है, जो बात कहते हैं वो करके दिखाती है। तो वो वैसे बहुत अच्छा देखिए, ब्राइट है, लेकिन वो वर्ड्स नहीं यूज़ कर रही। तो अगर अच्छा ये देखिए, प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आप मुझे थोड़ा-सा एडवाइस कर सकते हैं कि मैं उसकी डायग्नोसिस में कैसे अ, उस देखिए चीज़ को अगर क्लियर कर अ सकती हूँ? चाइल्ड हैज़ वर्ड्स, उसकी वोकैब्युलरी में वर्ड्स हैं, ठीक है? लेकिन उसको यूसेज नहीं समझ आ रहा, तो वी कॉल इट लैंग्वेज डिसऑर्डर या लैंग्वेज डिले, ठीक है? वी डू नॉट कॉल इट ओके, स्पीच डिले, वी विल से कि ये लैंग्वेज डिले है। उसके लिए जैसे ओके। अगर आपको लगे कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है या मे बी पास्ट इवेंट्स को नहीं रिकॉल कर सक रही, सो यू आस्क हर कि सुबह क्या किया था, क्या खाया था, या मे बी परसों हम कहाँ गए थे, आपको याद है हम हॉलिडे पे कहाँ गए थे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? जिसके लिए मैं आपको हुँ, एग्जांपल दे रही हूँ। हुँ, हुँ। तो देन हम उसकी लैंग्वेज पे काम करते हैं, ठीक है? उसकी लैंग्वेज कैसे बिल्ड अप करनी है, उसको कैसे चीज़ें याद रखवानी है, सो इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ होल प्रोसेस। यूजुअली अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो गोल सेट कर लेते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, ये स्पीच थेरेपिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट सेम, क्या ये सेम, अलग-अलग सेम। होते हैं? नहीं, सेम, सेम, सेम। ओह! सो आर दे द सेम? एसएलपी कहा जाता है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, लेकिन लेमैन लैंग्वेज में क्योंकि लोग इतना ज़्यादा नहीं अंडरस्टैंड करते कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट क्या है, सो पीपल देन से स्पीच थेरेपिस्ट, ओके। ठीक है? सो यूजुअली फिर करेगा क्या स्पीच थेरेपिस्ट कि वो आपके लिए एक प्रॉपर गोल्स डिज़ाइन करेंगे कि अब हमने इसकी वोकैब्युलरी पे काम कर लिया, हम इसकी वोकैब्युलरी में चलो और वर्ड्स भी ऐड करते जाते हैं, लेकिन इन वर्ड्स का यूसेज कैसे लेकर आएँगे, ठीक है? वो पहले उसको फ्रेजेस पे काम करना स्टार्ट करेंगे जिसमें वो 2 वर्ड्स जॉइनिंग स्टार्ट करें, ठीक है? ही इज़ गोइंग मे बी या ही गो, प्लेइंग प्लेइंग विद बॉल या प्लेइंग बॉल, प्लेइंग स्विंग, 2 समथिंग लाइक दैट, वर्ड्स का ठीक है? वो कर लेती है, 2 वर्ड्स का अगर उसे मैं फ़ोर्स करूँ तो कभी-कभी पिक कर लेती है और ठीक है। बोल पाती अच्छा है। अब जब वो गोल सेट करेंगे ना, बेसिकली होता ये है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आपको शुरू में ही एक गोल सेट कर देगा कि ये 1 हफ्ता हमने इस पे काम करना है या मे बी 1 महीना हमने इस पे काम करना है, डिपेंडिंग अपॉन बच्चे की प्रोग्रेस देख के सेट किए जाते हैं गोल्स, ओके। ठीक है? अगर लगे कि अब बच्चा बहुत क्विक है लर्न करने में, तो हम गोल सेट इस तरह करते हैं कि हमने देख लिया कि ठीक है अभी हम इसके इस वर्ड्स को काम करेंगे, पहले हम वर्ड सिखाएंगे वोकैब्युलरी, फिर वोकैब्युलरी यूजेज सिखाएंगे फ्रेज में, फिर हम सेंटेंस पे लेके जाएंगे, फिर हम डब्ल्यू क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे कि लेट्स सपोज मैंने बच्चे को कार्ड दिखाया और मैंने हुँ, बताया कि ये बच्चा रो रहा है, ये इसलिए रो रहा हुँ, है क्योंकि ये गिर गया था, ये हुँ, गिरा कैसे था, ये मामा की बात नहीं सुन रहा था, ठीक है? हुँ,
फिर हम बच्चे से पूछते हैं कि क्या हुआ है इसको, सो इट्स लाइक व्हाट हैपेंड, ठीक है, तो वो बच्चा कहता है ये रो रहा है, फिर आप पूछते हैं इसको क्या हुआ था, सो इट्स बेसिकली आप उसकी मेमोरी पे भी वर्क कर रहे हैं, उसकी सेंटेंस मेकिंग पे भी वर्क कर रहे हैं, और आप उसकी ओवरऑल लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। सो वंस अब आप जब थेरेपिस्ट के पास जाएंगी, सो वो तो ये यही कौन करेंगे। करेगा? आई एम सॉरी, ये कौन करेगा अगर वीकली थेरेपिस्ट, एक स्पीच थेरेपिस्ट करती है विजिट, लेकिन वो तो जॉब नहीं करती उसके साथ, वो उसके साथ 1-to-1 नहीं करती। तो और अच्छा, यहाँ पे मैं नॉर्वे में रहती हूँ, तो यहाँ सपोर्ट पेडागोग होता है, एक तो पेडागोग कहते हैं, आई डोंट नो उसकी इंग्लिश में क्या कहेंगे, सपोर्ट पर्सन आई थिंक, पेडागोगिस्ट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो वो जो है वो उसको करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके साथ कोई भी इस तरह का अटैच नहीं हो सका। तो अब अगर वो लोग स्टार्ट करते हैं काम, या डायग्नोस, वो कह रहे हैं डायग्नोसिस स्टार्ट करना है, देखिए तो बेसिकली मैं मैं उसको आपको बेटी इनको कैसे सपोर्ट करूं, क्योंकि वो वर्ड्स जानती तो है, लेकिन वो नहीं, यानी इन अ कॉन्वर्सेशन नहीं बोल पाती। बेसिकली अगर मैं देखिए उसको जो ऑप्शन ना हमारा दूं, ऑप्शन देती हूँ तो बोल देती है। बेसिकली हम ये स्पीच थेरेपिस्ट का ना एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट सेटअप ऑफ वर्किंग विद चिल्ड्रन। समटाइम्स वो ओके। ग्रुप थेरेपी करते हैं, समटाइम्स वो वीक में एक दिन मुलाकात करते हैं। आई डोंट नो अब आपके कंट्री में हाउ आर दे डीलिंग विद इट, बट यूजुअली ये होता है कि यू टेक अ 1-to-1 सेशन, आप रिकमेंड करते हैं, ठीक है, कि इस बच्चे को इसकी इतनी नीड है, इसको हफ्ते में इतने घंटे का सेशन लेना है, ठीक है। तो वो होगा कि लेट्स सपोज आपने एवरी डे का आपने डिवाइड कर दिया कि 30 मिनट्स एवरी डे, आप बताते हैं कि ये इतने डिवाइड करना है, एंड फिर आप उनकी रोज सेशंस लेते हैं। तो जब रोज सेशन इट्स लाइक अ स्कूल, समझ रहे हैं आपके, जी यू जी, वो यू किंडरगार्टन टीचिंग अ जाती है। चाइल्ड एवरी डे, ठीक है, तो बच्चा फिर हम्म, आपको रिजल्ट, क्योंकि आपने गोल सेट किए हैं कि मैंने इतने घंटों में ये अचीव करना है। एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आपके हमेशा गोल्स होते हैं माइंड में कि मेरा गोल अच्छा। क्या है, मतलब रैंडमली काम नहीं होता बच्चे पे, यू ऑलवेज सेट प्रायर गोल्स अपने पास कि मैंने इस हफ्ते में ये करवाना है, इस हफ्ते में ये करवाना है, फिर मैंने इस पे जंप करना है जब ये हो जाएगा। अब उसमें देर हो सकती है, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे को हम हफ्ते के गोल्स बनाते हैं लेकिन वो महीने में भी अचीव नहीं कर सकता, तो फिर हम लेट कर देते हैं, गोल्स को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन ये है कि देयर इज ऑलवेज गोल्स दैट द थेरेपिस्ट हैज टू फॉलो। सो यू नीड टू ओके। लुक फॉर अ थेरेपिस्ट हु इज प्रोवाइडिंग 1-to-1 सेशन, ठीक है, जो हम्म। इसकी लैंग्वेज पे एक्सक्लूसिवली काम करे, अच्छा। ठीक है। जब अगर नेक्स्ट ये वीक जो ही हम लोगों की वो सिटिंग है एक ग्रुप की, लेकिन असल में मैं चाह रही हूँ कि मैं उनसे क्या बात करूं कि अब काम स्टार्ट हो जाए। असल में जी देखिए अगर तो ग्रुप फाइजा, सेशन, मैं आगे भी क्वेश्चंस हैं, तो मैं आप चाहूंगी कि आप, हमने सुमैया का इंस्टा हैंडल जो है ना वो शेयर किया चैट में, तो आप ओके। अगर मजीद कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहती हैं इस तरह, तो आप पर्सनली उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे अब चलें, एक और जज़ाकल्लाह, क्वेश्चन दैट आया विल बी हुआ गुड। है चैट में, थैंक यू फाइजा। क्वेश्चन आया है कि आई माइट हैव मिस्ड दिस पार्ट इन केस यू हैव मेंशन्ड इट अर्ली already, but I want to ask if multilingual kids usually have a speech delay in one language, or do we count the collective word count expressions as speech? अच्छा मल्टीलिंगुअल जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम हमेशा जो वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, वो एज अ होल काउंट करते हैं, वी डोंट काउंट देम सेपरेटली कि इंग्लिश में इतने वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, उर्दू में इतने वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, वी काउंट देम एज अ होल। सो अगर वो बच्चा पानी, वाटर कुछ भी बोल रहा है तो वो अलग अलग नहीं काउंट होगा, वी विल काउंट दिस एज अ होल, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, कलेक्टिव ही होगा वो। ठीक। और उसके अलावा रिदा मलिक क्वेश्चन करना चाह रही हैं। रिदा, आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं स्वीडन में रहती हूँ और मैंने अपने बेबी बॉय है मेरा, तो उसके बारे में क्वेश्चन करना है कि वो 22 मंथ्स ओल्ड है और वो स्टार्ट में तो हमने इतना मतलब गौर नहीं किया कि वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करता है या नहीं, लेकिन जब वो 18 मंथ्स का था तो उसके बाद से हमने गौर करना शुरू किया कि वो मतलब करता है कभी, लेकिन अब कुछ दिनों से तो वो बिल्कुल भी अपने नाम पे ना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है, बिल्कुल भी। तो वैसे अगर मैं उसे कुछ और वर्ड्स भी बोलती हूँ, पहले मैं मतलब स्वीडिश में थित्ता कहते हैं देखो को, तो मैं थित्ता कहती थी तो वो बिल्कुल देखता था, नाम पे नहीं करता था लेकिन थित्ता पे करता था। अब मैं उसको थित्ता भी कहती हूँ तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, और अब मैं उसको कोई चीज़ दे रही हूँ ये लो, तो वो देख लेता है कभी अगर मूड हो, अदरवाइज़ वो उस पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। और वर्ड्स तो उसके मतलब कुछ हैं मामा बाबा, और वो भी उस रैंडम बोलता है, मतलब मुझे मामा नहीं कहता या अपने बाबा को बाबा नहीं कहता।
बस रैंडम बोलता है वो वर्ड्स को, और बस मामा, बाबा, वाओ, ये और आप, बस ये कुछ वर्ड्स हैं जो वो बोलता है। तो मैं काफ़ी कंसर्न्स हूँ। अच्छा, अगर आप इसके लिए ना इसमें सबसे पहले तो आप एक घर पे टेस्ट करके देख लें। आप उसकी साइट में ना हो, जब आपको लगे कि आप उसके बिल्कुल सामने नहीं खड़ी हुई, आप बैक पे जाके क्लैप करके देखें कि क्या वो पीछे मुड़ के ट्राई करता है देखने के लिए कि कहाँ से क्लैप की आवाज़ आई है कि नहीं आई है। मैंने ये फिर हम्म, मैंने ये किया है पहले। तो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ दिन पहले तो ये रिस्पॉन्ड करता था, मतलब कोई साउंड या मैं अगर वॉल पे थोड़ा सा नॉक करती थी तो ये देखता था, मतलब हम्म। वैसे भी की आवाज़ निकालती थी तो ये देखता। लेकिन कुछ दिन से तो ये बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है हर चीज़ को। अच्छा, आप आई कांटेक्ट चेक कर लें एक दफ़ा कि आई कांटेक्ट कितना दे रहा है आपको। आई ठीक है, कांटेक्ट भी इसका मतलब वीक है, काफ़ी वीक है। देखिए और एक आप थेरेपिस्ट के पास जाना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक तो इसका हियरिंग टेस्ट करवाना है। हम्म, ठीक है, हियरिंग टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट कि आप इस पॉइंट पे करवा लें। यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट, फिर आप फर्दर देख सकेंगे कि हियरिंग में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या चीज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो पहले सबसे फोरमोस्ट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप हियरिंग टेस्ट करवाएं। ओके। मैं 6 फ्लोर पे रहती हूँ बिल्डिंग में। तो ये अक्सर अपने बाबा के साथ जब नीचे जाते हैं ना, हमारे प्लेइंग एरिया है नीचे, तो जब मैं इसको ऊपर से आवाज़ देती हूँ ना, अब पता नहीं उस टाइम तो भी ये बिल्कुल मतलब उसी टाइम ये देख लेता है जब मैं इसको आवाज़ देती हूँ ऊपर से। लेकिन जब ये पास होता है, जब हम बुला रहे होते हैं, तब ये नहीं करता। अच्छा देखिए, इसीलिए हेयरिंग टेस्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप बेशक एक चीज़ सर्च भी कर लीजिएगा, बनाना चार्ट कहते हैं उसको। ठीक ओके। है, उस चार्ट में लिखा हुआ है कि कौन से डीबीज पे होगा तो साउंड आ जाएगी। मतलब वो हो सकता है इन्वायरमेंटल साउंड भी सुन सके, दूर की साउंड भी सुन सके, लेकिन स्पेसिफिक बुलाने की साउंड ना सुन सके। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले हेयरिंग टेस्ट करवाएं। अगर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हेयरिंग टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। हेयरिंग टेस्ट हो जाएगा, देन यू नीड टू विजिट अ थेरेपिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, या मे बी आप पीड्स के डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो डिटेल चेकअप करके बाकी सारी चीज़ें चेक करें कि विजन सही है कि नहीं है, टंग की डिफॉर्मिटी तो नहीं है, बाकी सब चीज़ें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर यू थिंक अबाउट एनी थेरेपी या किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहला स्टेप आपका हेयरिंग टेस्ट करवाना है। यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट खुद जाके डॉक्टर को चेक नहीं करवा सकते। यहाँ पे एक नर्स होती है कि आपके बच्चे को ये चेक करेगी। हमने सारी जो चीज़ें होती हैं उनके साथ डिस्कस करनी होती हैं जाके। और मैं 3-4 दफ़ा मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट हो चुकी है, लेकिन वो हर दफ़ा हमें ये कह देते हैं कि ये नॉर्मल है, कुछ ये प्रीमेच्योर है, ये 32 वीक में इसकी बर्थ हो गई थी। ठीक तो है, वो कहते हैं कि इसको अभी थोड़ा टाइम दें, ये प्रीमेच्योर है, मे बी इस वजह से इसकी चीज़ें थोड़ी डिले आई हैं। वुड से कि बुक एन अपॉइंटमेंट डायरेक्टली विद ऑडियोलॉजिस्ट। ओके। आप सबसे पहले उनको जाके बोले कि हमने, मतलब यू डोंट से कि हमें प्रॉब्लम लग रही है, आप प्रॉब्लम चेक कर लें, आप बस कहें हमें हेयरिंग टेस्ट करवाना है। सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए करवा लें, लेकिन करवा लें। चलिए। जी रिदा, मैं भी इसमें यही कहूंगी कि अभी आपका बेटा 22 मंथ्स का है, तो उसका 24 मंथ्स पे एक और चेकअप आएगा, अभी आने वाला होगा। विद इन 2 मंथ्स वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, और वो जब आप उस पे जाएंगी तो आप वहां पर जाके ये बात मेंशन कर सकती हैं, और इसको मतलब उनको कहें कि मैं इसको सीरियसली लेना चाहती हूँ कि आप इसका ऑडियोलॉजी जो टेस्ट है वो करवाएं, क्योंकि मैं इसके बारे में कंसर्न्ड हूँ। और वरना वो 3 इयर्स पे जरूर मतलब ये ऑडियोलॉजी टेस्ट वो जरूर करते हैं हर बच्चे पे। 3 इयर्स पे भी करते हैं, 4 इयर्स पे भी करते हैं, और 5 इयर्स पे भी करते हैं। तो वो ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं, उनके उस पे लिखा होता है, वो सारा कुछ उन्होंने करना होता है। मगर इंशाल्लाह आप अभी जब जाएंगी अभी 2 साल के कंट्रोल पे, तो उसमें भी आप इनसे जो है वो कर सकती हैं। तो थैंक यू रिदा। अब एक और क्वेश्चन सायरा ने हाथ हैंड रेज किया हुआ है। सायरा, आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं और पूछ सकती हैं क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि रिदा ने बोला कि मेरा बच्चा ऐसे करता है, सेम मेरे जो सेकंड बेटा है उसकी कंडीशन सेम ऐसे ही है। लेकिन आप बोल रही हैं कि हेयरिंग टेस्टिंग करवाएं, लेकिन दरबज में मुन्ना आपको पता है कि जब बच्चे की बर्थ होती है तो उसी टाइम दूसरे दिन वो करते हैं सारा कुछ चेकअप। तो वो अगर मसला हो तो उस टाइम पे वो नहीं बताते क्या? उस वक्त बच्चा रिस्पॉन्स नहीं ना कर सकता। हेयरिंग टेस्ट वो इसलिए करते हैं कि उसके ईयर्स में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई क्योंकि जब आप बच्चे की बर्थ होती है तो उसके अंदर पानी होता है जो कि निकलना होता है। तो वो बस ये चेक कर रहे होते हैं कि कानों में कहीं पानी तो नहीं रह गया, और बहुत सारे बच्चों के कानों में पानी रह भी जाता है, जिसकी वजह से फिर बाद में उनकी हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम भी तो आती है। बर्थ के टाइम पे होता है हेयरिंग टेस्ट, वो बहुत डिफरेंट होता है। वो सिर्फ आप चेक करते हैं कि कुछ इम्प्योरिटीज तो नहीं है,
हाँ जनरल चेकअप करते हैं। बिल्कुल। और ये लेकिन बाद में होता है वो तो बच्चा खुद रिस्पॉन्स दे रहा होता है ना, तो वो रिस्पॉन्ड चेक करते हैं बच्चे का कि वो क्या है। अच्छा, लेकिन ये है कि आकिब कभी मतलब सुनता है, लेकिन वो अपनी मर्जी बड़ी करता है, वो अपनी जिद बहुत ज्यादा करता है। और जैसे कि टीवी टाइम का आपने बोला, वाकई मेरा जो बेटा है उसकी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। मैं जब टीवी बंद करती हूँ तो मेरा बड़े वाला बेटा जो है वो अपने टॉयज के साथ कलरिंग करता है, कुछ ना कुछ खुद से वो खेल निकाल लेता है अपनी और खेलता है कासिम ना। लेकिन जो आकिब है वो बस फिर कभी उधर जा कभी उधर जा, मतलब ऐसे रोता रहता है कि मुझे अभी लगा के दो। मुझे फिर इतना ज्यादा वो तंग करता है ना कि बस वो मुझे लगा के दो। देखिए वैसे तो स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करने के लिए you'll have to do an effort। बेशक रोए, ठीक है, you have to be very firm। आप उसको बाकी इंटरैक्टिव चीजें दें जिससे वो जरा ज्यादा एंगेज हो जाए, लेकिन स्क्रीन टाइम शुड बी अ नो। अगर इतना डिपेंडेंट हो गया है बच्चा कि वो अगर स्क्रीन टाइम नहीं है, वो बहुत तंग करना शुरू हो गया, दैट मीन्स उनको पता है कि ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, मैं जब ऐसे करूंगा तो मुझे इवेंचुअली लगा देंगे। तो आपने बिल्कुल। मेक श्योर करना है कि आप उसको किसी और चीजों में एंगेज करें, उसको साइकिलिंग पे लेके जाएं, उसको फिजिकल एक्टिविटीज करवाएं, लेकिन स्क्रीन टाइम से दूर रखें। ओके, जैसे कि आपने बोला कि बच्चा जब स्टार्ट होता तो ये जब बोलना इसने स्टार्ट किया तो तकरीबन ये अभी साल का था या साल से कम का था, तो इसने 2 वर्ड इकट्ठे बोले थे। मुझे अभी तक याद है, इसने बोला था अब्बू जी। ठीक है। तो हम बोलते थे कि इधर हमारे पास किसी ने कभी अब्बू जी नहीं बोला, तो ये क्यों, मतलब इसने किधर से सीखा। लेकिन उसके बाद इसने बिल्कुल वो वर्ड भी, क्या पापा क्या मामा क्या, कुछ भी नहीं बोला। ये अभी कुछ मंथ हुए हैं कि ये मामा या पापा बोलता है, लेकिन वो जब रोता है तो फिर मुझे मामा मामा करता है, अदरवाइज मुझे आवाज नहीं यू देता हैव टू बिल्कुल एक से। इसको चेकअप करवा लें, ठीक है, एक डिटेल चेकअप हो जाए जिसमें आई कांटेक्ट, अटेंशन स्पैन, ये सारी चीजें चेक हो जाए। अदरवाइज देखिए अटेंशन कितनी देता है, सिटिंग टाइम कितना है, कितना एक एक्टिविटी में एंगेज रह सकता है, कितना आई कांटेक्ट देता है, ये सारी चीजें चेक हो जाए तो इट्स गुड। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मैंने इसकी थेरेपी करवानी है या नहीं करवानी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका पहले एक डिटेल चेकअप वैसे भी करवा लें। मेरा अभी ये 19 को ये जो भी गुजरी है इसका था, इसको लेके गई हुई थी मैं लेगोपेथ के पास, तो उसने इसको चेकअप किया और अभी 23 को मैंने जाना है दोबारा, और उसने फिर मुझे बताना है कि आपके बच्चे को क्या मसला है और क्या करना है हमने। और मैं हेयरिंग का भी आप उससे कह दें कि चेक कर लें। देखिए हेयरिंग का हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं एज जी पेरेंट्स, नहीं बात सुन रहा है बच्चा, सुन लेता है, हमें आवाज उसको आ जाती है, लेकिन स्टिल हेयरिंग टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। और सुमैया मैं पाकिस्तान आ रही थी, तो अगर आप मुझे अपना, आप डॉक्टर हैं तो मुझे अपना एड्रेस, मतलब हॉस्पिटल का अपना नंबर, लिंक शेयर किया है आई थिंक चैट में। लेकिन वो बट में मुना नहीं ओपन हो रहा, मेरा वो नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है। फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, इंशाल्लाह मैं सुमैया से पूछ के आपको दे दूंगी। हाँ सही हो गया, क्योंकि मैं फिर पाकिस्तान आऊंगी, तो अगर मुझे इधर से लगा कि मतलब बहुत लेजी है यहाँ के डॉक्टर ना, तो मुझे लगा कुछ, तो फिर मैं आपसे वहां पे आके कांटेक्ट कर लूंगी। वो आपको दे दूंगी। ठीक। और इसके साथ हम थैंक यू करते हैं सुमैया का कि इतने अपने कीमती वक्त में से जो है वो आपने हमारे लिए टाइम निकाला।